एविएशन कंपनियों की तरफ से नोएडा और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बहुत सारी भर्तियां निकली हुई हैं, लोडर, कार्गो एग्जीक्यूटिव और ग्राउंड स्टाफ के पोस्ट के लिए। और इन सभी भर्तियों के लिए जो सिलेक्शन होगा उसका पहला प्रोसेस है रिटन एग्जाम। आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट होंगे। और जो सिलेबस मांगा जा रहा है वो सभी भर्तियों के लिए सेम मांगा जा रहा है, जिसमें 4 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, एविएशन नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश की नॉलेज यहां पर पूछी जाएगी। इनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम जनरल अवेयरनेस और एविएशन नॉलेज के उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जिनके आपके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दें। आपने किसी भी एविएशन कंपनी की भर्ती में अप्लाई किया है, चाहे आपने नोएडा या जेवर एयरपोर्ट के लिए किया हो या फिर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए किया हो, आपके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन किट बना दिया है। एयरपोर्ट एविएशन सर्विस की ये जो किट है, ये सभी एविएशन वाले एग्जाम के लिए लाभदायक है। इस किट में आपको क्या मिल रहा है? आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहा है एग्जाम पैटर्न पर आधारित। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और वैसे वैसे 10 यहाँ पे मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक मॉडल पेपर को सॉल्व करने के बाद एंड में उसका करेक्ट आंसर भी दिया गया है। टोटल 1000 एमसीक्यू आपको इस मॉडल पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ साथ जो चारों सब्जेक्ट हैं उनके डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज। जो जो टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं, सभी टॉपिक के आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे। और ये नोट्स इस तरीके से आप समझिए कि ये 4-5 जो आपको नोट्स मिलेंगे, 4-5 किताबें होंगी। एक किताब को खरीदने में 300 से 400 रुपए, कम से कम 200 से 250 रुपए का खर्च आता है। लेकिन इस किट के अंदर ये 5 किताबें या फिर 5 डिटेल नोट्स आप समझ लीजिए आपको यहाँ पर मिलेगा। हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर कंटेंट रहने वाला है, लेकिन जो प्योरली इंग्लिश वाले हैं, बिल्कुल 100% इंग्लिश वाले हैं, वो इसको परचेस ना करें, क्योंकि हिंदी को फोकस करके यहाँ पर ये कंटेंट रेडी किया गया है। तो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग हैं वो इसको परचेस ना करें। लाइफ टाइम एक्सेस है, एक बार आप परचेस करते हैं लाइफ टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा। डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो मात्र 99 रुपए रखी गई है। मात्र 99 रुपए की यहाँ पे प्राइस रखी गई है। और ये प्राइस बढ़ाकर 149 रुपए कर दी जाएगी। ये प्राइस जो है अगले मात्र 10 दिन के लिए रखी गई है। तो 10 दिन के अंदर 99 रुपए में आप इसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको परचेस कर लीजिए। परचेस करने के बाद ये आपके मेल पे आपको मिल जाएगा। आपका जो मेल आईडी आपको डालना होगा उस मेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कई बार इनबॉक्स में अगर आपको नहीं मिलता है तो मोबाइल में जो 3 डॉट होता है उस पर क्लिक करके जो स्पैम फोल्डर होता है उसमें आपको जाना है, और स्पैम फोल्डर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर वहां पे भी नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मेल आईडी दी जाएगी, उस पर अपने पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट मेल कर दीजिएगा। आपका वहां पर आपको ये किट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बिना किसी देरी के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में पहली वाणिज्यिक एयरलाइन सेवा किसने शुरू की थी? भारत में पहली वाणिज्यिक एयरलाइन सेवा किसने शुरू की थी? इंडिगो ने, एयर इंडिया ने, टाटा एयरलाइंस ने या फिर विस्तारा ने? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में पहली वाणिज्यिक एयरलाइन सेवा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 टाटा एयरलाइंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। टाटा एयरलाइंस ने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि जो नागरिकों के लिए एयर सेवा की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस के द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना JRD टाटा ने की थी। बाद में यही कंपनी एयर इंडिया के रूप में विकसित हुई। बाद में इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था और फिर बाद में टाटा ग्रुप ने अभी इसको खरीद लिया है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, DGCA का पूरा नाम क्या है? DGCA का पूरा नाम क्या है?
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल एविएशन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये डीजीसीए क्या करता है, भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की प्रमुख नियामक संस्था है। यह विमान सुरक्षा, पायलट का लाइसेंस और एयरलाइन संचालन की निगरानी करता है। पायलट लोगों को जो लाइसेंस जारी होता है या फिर एयरलाइन की संचालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब की निगरानी जो है वो डीजीसीए के द्वारा किया जाता है। विमान के उड़ान भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। विमान के उड़ान भरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लैंडिंग, टैक्सिंग, टेक ऑफ या फिर बोर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, टेक ऑफ। जब फ्लाइट उड़ती है उस प्रक्रिया को टेक ऑफ कहते हैं और फ्लाइट जब उतरती है तो उस प्रक्रिया को लैंडिंग कहते हैं। इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विमान के उतरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी मैंने आपको इसका उत्तर बताया था। विमान के उतरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंडिंग कहलाती है, टैक्सिंग कहलाती है, पुशबैक कहलाती है या फिर एप्रोन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विमान के उतरने की प्रक्रिया को लैंडिंग कहा जाता है। इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एटीसी का पूरा नाम क्या है, एटीसी का पूरा नाम क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रेवलर सेंटर, एयरपोर्ट ट्रैफिक कम्युनिकेट या फिर एयर टर्मिनल कंट्रोल, एयरपोर्ट ट्रैफिक कम्युनिटी या फिर एयर टर्मिनल कंट्रोल। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के ऊपर एक बहुत पतली सी जो है ऊंची सी इमारत होती है, जो धमाल फिल्म के अंदर भी दिखाई गई थी। वहीं पे एटीसी जो है वहां से संचालित होती है और इसका काम जो है विमानों के आवाजाही को नियंत्रण करना है, पायलटों को दिशा बताना है, ऊंचाई या फिर मौसम के बारे में जानकारी प्रदान करना है, यह इसका यहाँ पे प्रमुख कार्य होता है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए उपयोग होने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, एयरपोर्ट पर यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए उपयोग होने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग कहा जाता है। टर्मिनल बिल्डिंग में क्या होता है भैया, तो यहाँ पे आप चेक इन करेंगे, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे, सिक्योरिटी चेक करेंगे, यहीं पे आपको आपका बोर्डिंग पास मिलता है, यहीं से आप अपने बैगेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ होती हैं, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर होती हैं। आईएटीए का मुख्य कार्य क्या है, आईएटीए का मुख्य कार्य क्या है, हवाई अड्डों का निर्माण, एयरलाइनों के बीच समन्वय, मौसम की जानकारी देना या फिर विमान का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर 2, एयरलाइनों के बीच समन्वय करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विश्व भर की एयरलाइनों का संगठन है, यानी कि वर्ल्ड लेवल की एक संस्था है जो टिकटिंग, किराया, किस विमान का कितना रहेगा, किराया वगैरह निर्धारित करता है और साथ ही साथ एयरलाइन संचालन के लिए मानक निर्धारित करता है। यानी कि एयरलाइन कंपनियों के लिए जो रूल वगैरह होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक लेवल पे, वो आईएटीए के द्वारा जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आईएटीए कोड क्या है। अब हर एयरपोर्ट का आईएटीए कोड होता है जो कि 3 नंबर का होता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट का जो आईएटीए कोड है वो है डेल, DEL, डेल। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रनवे पर विमान को मार्गदर्शन देने वाली रोशनी क्या कहलाती है। रनवे पे जो लाइट लगी होती हैं उनको क्या कहा जाता है, बीकॉन लाइट्स, रनवे लाइट्स, कैबिन लाइट्स या फिर टैक्सी लाइट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रनवे लाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आईसीएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईसीएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल या फिर पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आईसीएओ का जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है, वहां पर स्थित है। आईसीएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है। इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोर्डिंग पास किसके लिए आवश्यक होता है, बोर्डिंग पास जब मिलता है यात्रा के दौरान आपको, तो वो किसके लिए आवश्यक होता है, विमान खरीदने के लिए,
विमान में प्रवेश करने के लिए, सामान जमा करने के लिए या फिर पासपोर्ट बनाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विमान में प्रवेश करने के लिए। जब आप चेक इन कर लेते हैं यानी कि एयरपोर्ट पे एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद आप बोर्डिंग पास बनवाते हैं, जिसके जरिए आप विमान में एंट्री करते हैं, उसको यहाँ पे बोर्डिंग पास कहा जाता है। इसमें यात्री का नाम लिखा होता है, सीट की संख्या लिखी होती है, उड़ान की संख्या लिखी होती है और गेट नंबर वगैरह लिखे होते हैं कि किस गेट से आपको एंट्री करनी है। इसके बिना आप जो है वो फ्लाइट में एंट्री नहीं कर सकते, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। विमान को पार्क करने के स्थान को क्या कहते हैं? विमान जहां पार्क होता है एयरपोर्ट पे, उस स्थान को क्या कहते हैं? एप्रोन कहते हैं, हैंगर कहते हैं, रनवे कहते हैं या फिर गेट कहते हैं। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विमान जहां पे पार्क होता है उस स्थान को एप्रोन कहा जाता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। हैंगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हैंगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यात्रियों के बैठने के लिए, विमान के रख रखाव के लिए, सुरक्षा जांच के लिए या फिर टिकट के बुकिंग के लिए। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हैंगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विमान के रख रखाव के लिए। जहां पर विमान जो है उसकी मरम्मत की जाती है, उसमें कोई दिक्कत हो गई है उसको ठीक किया जाता है, उस एरिया को जो है वो हैंगर कहते हैं। एक बड़ा भवन के जैसे होता है, वहां पे विमान की मरम्मत जो है वो की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कार्गो का संबंध किससे है? कार्गो का संबंध किससे है? यात्रियों से, पायलट से, माल परिवहन से या फिर रनवे से। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कार्गो का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, माल परिवहन से। यानी कि सामान वगैरह ले जाने के लिए जो फ्लाइटें उड़ती हैं उनको कार्गो फ्लाइट कहती हैं, इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, विमान के कॉकपिट में कौन बैठता है? विमान के कॉकपिट में कौन बैठता है? यात्री, पायलट, सुरक्षाकर्मी या फिर ग्राउंड स्टाफ। विमान के कॉकपिट में कौन बैठता है? कॉकपिट वो एरिया होता है जो विमान के सबसे आगे होता है और वहां पे पायलट बैठते हैं। पायलट जिस एरिया में बैठते हैं जहाज के अंदर, उसको कॉकपिट कहा जाता है। इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? भारत में वो कौन सा हवाई अड्डा है जो सबसे बिजी है, जहां सबसे ज्यादा फ्लाइट उतरती और जो है वो टेक ऑफ करती है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर कोलकाता। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों यात्री यात्रा करते हैं, इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बैगेज क्लेम एरिया क्या होता है? बैगेज क्लेम एरिया क्या होता है? टिकट काउंटर, सुरक्षा जांच क्षेत्र, सामान प्राप्त करने का स्थान या फिर विमान की पार्किंग। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विमान से लैंड करने के बाद आप जहां से अपना लगेज कलेक्ट करते हैं, अपना सामान कलेक्ट करते हैं, उस एरिया को बैगेज क्लेम एरिया कहते हैं। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। टैक्सी वे किसे कहते हैं? टैक्सी वे किसे कहते हैं? एविएशन नॉलेज भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं इसका कंटेंट उतना ज़्यादा अवेलेबल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मैंने प्रिपरेशन किट तैयार की है, अगर आप पॉसिबल है तो उसको जरूर आप लीजिए और उससे पढ़िए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टैक्सी वे किसे कहते हैं? रनवे को, विमान पार्किंग क्षेत्र को, विमान के चलने के मार्ग को या टर्मिनल भवन को। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विमान के चलने के मार्ग को। अब देखिए एप्रोन जो होता है, एप्रोन क्या होता है? मैंने बताया कि जहां जो विमान होता है वो पार्क होता है। तो एप्रोन के बाद जो है वो टैक्सी वे आता है, यानी कि विमान जब रनवे पे आने के लिए आता है जहां से उसको उड़ना है, तो एप्रोन से निकल के वो पहले टैक्सी वे पे आएगा और टैक्सी वे से विमान जो है वो फिर रनवे पे जाता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ब्लैक बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? भैया इस टॉपिक को भी आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि ब्लैक बॉक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछेगा। ब्लैक बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? विमान की गति बढ़ाना, उड़ान डेटा को रिकॉर्ड करना, मौसम बताना या फिर ईंधन संग्रह करना। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2, जब विमान उड़ता है तो उस उड़ान के दौरान क्या क्या हो रहा होता है फ्लाइट में और कॉकपिट में, उस सारी चीजों को जो है वो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। ये किस रंग का होता है? तो भैया ये नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है। इसको नारंगी रंग का इसलिए बनाया जाता है कि नारंगी रंग दूर से चमकता है। ब्लैक बॉक्स से इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं ये ब्लैक रंग का ना होता हो।
तो ये नारंगी रंग का होता है और ये बहुत मजबूत जो है वो धातु से बनाया जाता है। और विमान जब कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उस स्थिति में ब्लैक बॉक्स से ही पता लगाया जाता है कि उस समय विमान में क्या हो रहा था और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मुख्य कारण क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एयर होस्टेस का मुख्य कार्य क्या होता है। एयर होस्टेस का मुख्य कार्य क्या होता है। विमान को उड़ाना नहीं भैया, ये तो पायलट उड़ाता है। एयर होस्टेस उड़ाएगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। यात्रियों की सुरक्षा या सेवा करना, सामान लोड करना या टिकट जांचना। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एयर होस्टेस का जो मुख्य कार्य होता है यात्रियों की सुरक्षा या सेवा करना, उनको गाइड करना। अगला प्रश्न है, नोटम का संबंध किससे है। नोटम का संबंध किससे है। मौसम रिपोर्ट से, उड़ान सूचना या चेतावनी से, टिकट बुकिंग से या फिर विमान ईंधन से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ान सूचना या चेतावनी से। नोटम एक मैसेज होता है जो पायलटों को मिलता है उड़ान से पहले, जिसमें उनको रनवे के बारे में जानकारी दी जाती है, कहां से आपकी फ्लाइट उड़ेगी, नेविगेशन उपकरणों के बारे में बताया जाता है और किस हवाई क्षेत्र से आपको उड़ान भरनी है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी पायलट को दी जाती है। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी चेक का मुख्य उद्देश्य क्या है। टिकट बेचना, विमान की सफाई करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना या फिर भोजन वितरण करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरक्षा सुनिश्चित करना सिक्योरिटी चेक का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, फ्लाइट नंबर किसे दर्शाता है। पायलट का नंबर होता है, विमान सीरियल नंबर होता है, उड़ान की पहचान होती है या फिर रनवे नंबर होता है। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये उड़ान की पहचान बताता है। जब विमान आसमान में होते हैं तो इनको फ्लाइट नंबर से ही जो है वो एविएशन की भाषा में समझा जाता है कि इस नंबर की फ्लाइट जो है यहाँ आ गई है या इस नंबर की फ्लाइट जो है वो इस रनवे पे लैंड कर रही है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, एविएशन फ्यूल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। विमान में जो फ्यूल यूज होता है उसको क्या कहा जाता है। डीजल कहा जाता है, पेट्रोल कहा जाता है, एटीएफ कहा जाता है या फिर किरोसिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एयरपोर्ट में एटीएफ फ्यूल यूज होता है, यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो यूज होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और एविएशन नॉलेज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। इमरजेंसी एग्जिट का उद्देश्य क्या है। जो विमान में इमरजेंसी एग्जिट बनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है। सामान रखने के लिए, विमान की सफाई के लिए, आपातकालीन निकासी के लिए या पायलट के प्रवेश के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आपातकालीन निकासी के लिए, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट बनाया जाता है। अभी आपको याद होगा जो अहमदाबाद के अंदर दुर्घटना हुई थी, एयर इंडिया की फ्लाइट जो क्रैश कर गई थी, जो लंदन जा रही थी, उसमें एक शख्स जो बच गया था वो इमरजेंसी एग्जिट से ही छलांग लगाकर बचा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 26 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस का है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो जो आपका संविधान है उसको संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जब पूछे कि लागू कब हुआ था तब आपको बताना है 26 जनवरी 1950, और जब पूछे कि ये अपनाया कब गया था तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के निर्माण में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है वो कितने वर्ष का होता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 साल तक भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। भारत की संसद के कितने सदन होते हैं।
भारत के संसद की कितने सदन होते हैं? 1 2 3 4। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की संसद के 2 सदन होते हैं। एक को हम कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल करते हैं, जनता करती है या फिर संसद करती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, हर लोकसभा सीट पर इलेक्शन होते हैं और जनता वोट देकर जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको चुनती है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, विधानसभा कहा जाता है या फिर मंत्रिमंडल कहा जाता है? तो आपको ध्यान देना है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को क्या कहा जाता है भैया? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि भारत में कम से कम कितने साल का व्यक्ति मतदान कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है? 16, 18, 21 या फिर 25? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 18 साल का जो व्यक्ति है वो भारत में वोट डाल सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? वंदे मातरम, जय हिंद, सत्यमेव जयते या फिर जनगण मन? तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का जो आदर्श वाक्य है राष्ट्रीय, वो सत्यमेव जयते है, जिसको मुंडक नाम के उपनिषद से लिया गया है। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब या फिर अमरूद? तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? शार्क, व्हेल, गंगा डॉल्फिन या फिर मगरमच्छ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गंगा में पाए जाने वाली जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी कि पानी में पाए जाने वाली जीव है। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेवेन्यू बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बोर्ड ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई का जो पूरा नाम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह क्या करता है? मुद्रा की व्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950 या फिर 1952? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या फिर राजीव गांधी ने? तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत ने सबसे पहले कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर इनसेट? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो भारत की अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है इसरो, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है या फिर हैदराबाद में है? तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, यानी कि लैंड के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? अब इसमें 28, 29 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन 28 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज का आपको यहाँ पे
ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी कि वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद, आम। तो ध्यान दीजिएगा बरगद इस पेड़ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय बर्ड कौन सा है? कबूतर, मोर, तोता या फिर हंस। तो ऑप्शन नंबर 2 मोर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ या फिर गेंडा। तो बाघ जो है ऑप्शन नंबर 3 वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी जो टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल है उसका पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सर्विस टैक्स या फिर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा जो मीनिंग्स है वो है। और ये व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, इस चीज का आपको ध्यान देना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी कि नेशनल हाईवे भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो NH44 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे। 50 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, आगे हम और भी क्लासेस आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे, तो इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ प्रिपरेशन किट आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तैयार की गई है, मात्र 99 रुपए में। अभी ऑफर भी चल रहा है, बाद में ये प्राइस 149 रुपए तक हो सकती है। तो आप यहाँ पे इसका लाभ जरूर उठाएं जो प्रिपरेशन किट अपनी है, और इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको फिर बताया कि लिंक आपको भैया कहाँ मिल जाएगा, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।